नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई फर्स्ट ईयर वेल्डर ट्रेड के दोस्तों पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो आप लोगों का सैम्पल पेपर जारी किया गया है, डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है, निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है, जो कि 2025 के छात्रों के लिए जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का पेपर होगा ट्रेड थ्योरी का, टोटल वह 150 नंबर का होगा। टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, सेट नंबर 1 दोस्तों हमने पहले ही करा दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये सेट नंबर 2 है हम लोगों का। ठीक है, ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है जो कि डीजीटी ने जारी किया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है ट्रेड थ्योरी का। ट्रेड थ्योरी में दोस्तों आपको टोटल मैं बता दूं 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है कि दिखाया गया प्रभाव क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको प्रभाव दिखाया गया है, यह प्रभाव आपका कहलाता है सरफेस टेंशन का, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। A3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों, यह आपका कहलाता है वायर वूल। ठीक है, तो वायर वूल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया है सफाई का नाम क्या है। तो ये जो सफाई दिखाया गया है, यह सफाई किस प्रकार का है। तो ये जो सफाई है दोस्तों, ये आपका केमिकल सफाई है। ठीक है, रासायनिक सफाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि बॉडी के साथ कटिंग नोजल का एंगल क्या होता है। तो देखिए बॉडी के साथ कटिंग नोजल का जो एंगल होता है, यह एंगल होता है दोस्तों आपका 90 डिग्री का। यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कहा गया है कि सॉफ्ट सोल्डरिंग का पिघलने का तापमान क्या है। तो देखिए सॉफ्ट सोल्डरिंग का पिघलने का जो तापमान होता है, वह होता है दोस्तों आपका 350 डिग्री सेल्सियस से नीचे। यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ज्वाइंट की जड़ में पहला रन जमा क्या कहलाता है। तो ज्वाइंट की जड़ में पहला रन जमा जो कहलाता है, यह कहलाता है आपका रूट रन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, रूट रन। सातवां क्वेश्चन है करंट किसे कहते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर है व्हाट इज कॉल्ड एज करंट, करंट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की गति को दोस्तों हम लोग करंट कहते हैं। ठीक है, एमीटर का उपयोग क्या है। तो देखिए एमीटर का उपयोग दोस्तों हम लोग करते हैं करंट को मापने के लिए। ठीक है, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग, और दबाव मापने के लिए हम लोग प्रेशर गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैनोमीटर हो गया और जो कोई वेंचुरी मीटर हो गया। यहाँ पर अमीटर का प्रयोग दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं करंट को मापने के लिए। ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन कहा गया कि लौह धातुओं को साफ करने के लिए किस वायर ब्रश का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो लौह धातुएं होती हैं, इसको साफ करने के लिए जो हम लोग वायर ब्रश यूज करते हैं, वह वायर ब्रश होता है दोस्तों आप लोगों का कार्बन स्टील का। तो कार्बन स्टील यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि नॉन फेरस मेटल को साफ करने के लिए किस वायर ब्रश का उपयोग करते हैं। तो नॉन फेरस मेटल का अगर आपको मेटल को साफ करना है, तो वहाँ पर जो हम लोग वायर ब्रश यूज करेंगे, वह यूज करेंगे स्टेनलेस स्टील का। यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। किस प्रकार की सफाई में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो ये रहता है रासायनिक क्लीनिंग में, केमिकल क्लीनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरफेस की सफाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए सरफेस की सफाई क्यों महत्वपूर्ण है, इसका मेन रीज़न ये रहता है ताकि आयल और पेंट को हटाया जा सके। ठीक है, तो रिमूव आयल एंड पेंट, आयल और पेंट को हटाने के लिए सरफेस की सफाई जरूरी है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कितने प्रकार की होती है। तो देखिए ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम होती है, यह दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका कार्बोराइजिंग होता है, एक होता है आपका न्यूट्रल, एक होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग। 18 यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है। तो इजिएस्ट वेल्डिंग पोजीशन जो होता है दोस्तों, वो रहता है आपका फ्लैट पोजीशन। तो 14 का यहाँ पर पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो देखिए वेल्डिंग का ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है, यह आपका प्रतीक है दोस्तों बैकिंग रन या वेल्ड का। ठीक है, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो देखिए ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में जो परिभाषित किया गया है, यह आपका है दोस्तों 4G वेल्डिंग। 16 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन की फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन में इलेक्ट्रोड का एंगल क्या होना चाहिए। तो फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का जो कोण होना चाहिए वह होना चाहिए 70 से 80 डिग्री। तो यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 से 80 डिग्री। 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है वो रहता है आपका कि पाइप स्थिर लंबवत वेल्ड या नीचे विधि होगी। तो पाइप फिक्स्ड वेल्ड वर्टिकली आइदर आर डाउन विथ मेथड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा कि एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एल्युमिनियम वेल्डिंग में जिस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका रिवर्स पोलरिटी। यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स पोलरिटी। 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि बेयर वायर इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो बेयर वायर इलेक्ट्रोड होता है उसमें जो हम लोग पोलरिटी यानी कि ध्रुवता यूज करते हैं वह रहता है आपका स्ट्रेट पोलरिटी। 20 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट पोलरिटी। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। तो जिस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है वह रहता है दोस्तों आपका शार्ट आर्क लेंथ है। यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा शार्ट आर्क लेंथ। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है किस प्रकार की आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है। तो जो गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है वह रहता है लॉन्ग आर्क लेंथ। ठीक है, तो अगर आर्क की लंबाई ज़्यादा है तो वहाँ पर गुनगुनाती या हमिंग साउंड वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो हमिंग साउंड यहाँ पर। अब 23 नंबर क्वेश्चन है किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। तो पॉपिंग साउंड की अगर बात करेगा तो पॉपिंग साउंड जो होगा दोस्तों ये आपका शॉर्ट आर्क लेंथ। ठीक है, हमिंग साउंड लॉन्ग आर्क लेंथ और इसके बाद पॉपिंग साउंड शॉर्ट आर्क लेंथ। ठीक है, इसको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन साथ ही में दिया है, काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। वेल्डिंग में जैब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए वेल्डिंग में जैब के चारों ओर वेल्ड लपेटने का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों आप लोगों का कि आर्क ब्लो को नियंत्रित करने के लिए। 24 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाया गया है। तो देखिए वेल्डिंग का ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है ये आपका आर्क ब्लो का है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है। तो वेल्डिंग का जो सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है यह रहता है AC वेल्डिंग। ठीक, तो AC वेल्डिंग आर्क ब्लो से मुक्त होता है। तो 26 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको वेल्डिंग का प्रतीक दिखाया गया है यह आपका दोस्तों है ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन अनुप्रस्थ विरूपण, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है। तो वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का जो नाम होता है वह रहता है आपका स्पैटर। ठीक है, तो वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम स्पैटर होता है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण जो दोष होता है वह रहता है दोस्तों आप लोगों का लैक ऑफ फ्यूजन की कमी। अब 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का क्या कारण है। तो आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का जो मेन कारण होता है
वो रहता है कि फास्ट कूलिंग, तेज़ी से ठंडा होने के कारण आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का मेन कारण है। 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सी वेल्डिंग फ्लेम लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाती है। तो फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए जो वेल्डिंग यूज की जाती है, जो गैस वेल्डिंग फ्लेम यूज की जाती है, वो रहता है आप लोगों का एसिटिलीन और ऑक्सीजन। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है। तो देखिए ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम में सबसे जो गर्म बिंदु होता है वो होता है दोस्तों आप लोगों का इनर कोन। तो यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनर कोन। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लीकेज की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लीकेज की जांच करने के लिए जो सामग्री हम लोग यूज करते हैं ये रहता है दोस्तों आप लोगों का सोप वाटर। तो यहाँ पर सोप वाटर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग क्या है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो उपयोग होता है ये रहता है आपका सुटेबल फॉर ब्रास वेल्डिंग, पीतल वेल्डिंग के लिए उपयोग। यहाँ पर 34 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है कि निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग गैस सिलेंडर में जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वह मटेरियल होता है हमारा सॉलिड ड्रॉन स्टील। तो सॉलिड ड्रॉन स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है। तो सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए जो विशेष विधि होती है वो रहता है कि स्टोर एज ए डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड एसीटोन, तरल एसीटोन में घुली हुई गैस के रूप में संग्रहित। 37 नंबर क्वेश्चन कि वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है। तो वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने की जो विधि होती है वो रहता है आपका क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व को बंद कर दें। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि राइटवर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का एंगल क्या होना चाहिए। तो राइटवर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का जो एंगल होना चाहिए वह 30 से 40 डिग्री होना चाहिए। 38 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 से 40 डिग्री। देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो नाम से स्पष्ट है फेरस मेटल में, तो लौह धातुओं में लोहा होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 40 नंबर का कि धातु को कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता। 40 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है इनमें से धातु की कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। तो धातु को गर्म करने पर जो पिघलता है दोस्तों उस गुण को हम लोग कहते हैं फ्यूजिबिलिटी यानी कि गलनीयता। 42 नंबर क्वेश्चन है ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती क्यों। मतलब कौन से ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। तो देखिए जो हम लोगों का होता है सफ़ेद ढलवा लोहा इसका हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वाइट कास्ट आयरन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को दोस्तों हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। तो मास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का 3। अब 44 नंबर क्वेश्चन है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। अब यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है जो कि 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया ये कौन सा सिंबल दिखाया गया है। तो ये जो सिंबल है दोस्तों यह आपका सिंबल कहलाता है यहाँ पर स्टील यानी कि इस्पात का सिंबल है ये कौन सा सिंबल है। तो ये जो सिंबल है ये आपका कांच का सिंबल है। ठीक है। तो कांच का सिंबल हो जाएगा ये आपका ग्लास। चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
47 नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है, ये कौन सा सिंबल है? तो ये आपका कंक्रीट का है, ठीक है। कंक्रीट यहाँ पर हो जाएगा ठोस। 48 नंबर क्वेश्चन, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो A4 शीट का ट्रिम किया हुआ दोस्तों जो आकार होता है वो रहता है 210 × 297, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो देखिए जो सिंबल होना चाहिए यहाँ पर, जो डायमेंशन है तीर के ऊपर होना चाहिए, तो ये वो सही होता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन सब में देखेंगे तो तीर कहीं ना कहीं नीचे दिया है, तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब है प्रिज्म का नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म दोस्तों है आपको दिखाया गया है, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। हेक्सा मतलब 6 होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ गया है, जो कि आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है रिक्त में सही शब्द भरें। यहाँ पर हो जाएगा दे, हो जाएगा आर गुड फ्रेंड, हो जाएगा 51 के यहाँ पर दोस्तों तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 52 नंबर का, करेक्ट क्रिया के यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आपको लेकर जाना है इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेन टनल के अंदर से गुजर रही है, या ट्रेन टनल के माध्यम से गुजर रही है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन का आगे उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये पूछा गया है आपसे। यहाँ पर भरा जाएगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि आपको उचित सर्वनाम से या प्रॉपर प्रोनाउन से भरना है। तो आई मेड दिस केक, यहाँ पर क्या भरेगा, तो यहाँ पर आई के साथ दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं माई सेल्फ का, ठीक है। तो 54 का यहाँ पर दोस्तों आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू के साथ योर सेल्फ का प्रयोग करते हैं, ही के साथ हिम सेल्फ का प्रयोग करते हैं, इट के साथ इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ माई का प्रयोग माई सेल्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि उचित सर्वनाम से भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी मेड दिस केक, यहाँ पर देखिए हर सेल्फ यहाँ पर आएगा, तो सी के साथ हर का प्रयोग करेंगे, ही के साथ हिम सेल्फ, तो ये हो गया इट के साथ इट सेल्फ, माई के साथ माई सेल्फ। 56 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान में उचित प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैज हर्ट, यहाँ पर हो जाएगा आपका हर सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, माई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ। 57 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के लिए आपको उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर हो जाएगा द लिटिल गर्ल्स, यहाँ पर आई रिवील्ड हर मिसचीफ, यहाँ पर 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भरेगा वो आएगा आपका ट्विंकलिंग, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर हो जाएगा माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर, हो जाएगा यहाँ पर। तो 58 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर है कि सही प्रश्न में शब्द भरें। तो सही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर डालना है, क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज किसको कहा जाता है। तो देखिए जो लो लेवल यानी कि निम्न स्तर की जो भाषा होती है ये रहता है आपका मशीन लैंग्वेज, जो आपके कंप्यूटर में यूज किया जाता है, वही उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, उच्चारण किसको संदर्भित करता है। उच्चारण दोस्तों ध्वनि के उत्पादन को संदर्भित करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। तो ये जो व्यवस्थित है दोस्तों ये है आपका सी वर्क एज ए स्कूल टीचर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 63 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा
आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो देखिए आवाज़ की पिच का उठना और गिरना ये आपका इनोटेशन यानी कि आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उससे क्या कहा जाता है? तो वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों यूज करना चाहिए आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग। ठीक। आंसर शब्द में कौन सा अक्षर मुख्य होता है? तो आंसर हम लोग जो पढ़ते हैं तो यहाँ पर डब्लू साइलेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर डब्लू अक्षर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 66 का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्लू। आंसर हम लोग पढ़ते हैं तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डू है? तो ये जो है यह आपका लिसन टू अदर, दूसरों को सुनना, शिष्टाचार के अंतर्गत आएगा। ये शिष्टाचार में कौन सा काम नहीं करना चाहिए? तो शिष्टाचार में जो नहीं करना चाहिए वो है आप लोगों की अनर्गल अननेसेसरी अनावश्यक बहस नहीं करना चाहिए, यह शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 70 नंबर का। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं विस्मयादिबोधक वाक्य यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सा है? तो इस तरह का जो साइन लिखेगा वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो व्हाट इज ब्यूटीफुल हाउस इट इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक्टिव वॉइस आवाज़ में कौन है? तो एक्टिव वॉइस में दोस्तों कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो राम हैज पास द एग्जाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में कौन सा है? तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर है आपका कि हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। कंजक्शन कौन सा नहीं है? तो जो संयोजन नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो ए आर बट ये सब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जबकि ऑन जो है ये आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है। ये कंजक्शन का काम नहीं करेगा। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? तो देखिए भूमिका निभाने का जो लाभ नहीं है वो है आपका कि डेवलप बोर्डम, बोरियत पैदा करता है। स्वर नहीं है तो देखिए AEIOU स्वर है, यह आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ठीक है। तो स्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वेल्डर का मैराथन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके वहाँ से चेक कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।